नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात उस परमाणु बंगले की जिस पर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की पैनी नजर है। यह परमाणु बंगला चीन का वो परमाणु गोदाम है जिस पर जापान के मीडिया ने दावा किया है कि चीन 900 परमाणु बॉम्ब वाले एक बहुत ही खतरनाक प्लान पर तेजी के साथ काम कर रहा है और परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भी छोड़ सकता है, जिसका साफ मतलब यह है कि चीन युद्ध की स्थिति में, युद्ध के हालात में किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला कर सकता है। चीन के परमाणु गोदाम में क्या चल रहा है? जापान की मीडिया ने इसकी पोल खोल दी है। ड्रैगन के परमाणु शस्त्रागार में शी जिनपिंग के किस खतरनाक प्लान पर अंजाम दिया जा रहा है, उसका ब्लूप्रिंट जापान के हाथ लग गया है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन के परमाणु तहखाने में ताकत कैसे बढ़ाई जा रही है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जापान की मीडिया ने लीक कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक छान रहा है, चीन के परमाणु तहखाने की खोज में लगा है। चीन की न्यूक्लियर चालबाजी को अंतरिक्ष से कैप्चर किया जा रहा है। सवाल है कि क्या चीन की इस चालबाजी का ताइवान से कोई कनेक्शन है या फिर चीन के परमाणु बम अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग बहुत ही खतरनाक प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। शी के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है। क्या शी के दिमाग में अमेरिका के साथ युद्ध की हिमाकत हिलोर मार रही है या फिर ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? जापान के क्यूडो न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की तादाद 3 गुना तक बढ़ाकर 900 कर लेगा। इससे भी बड़ा दावा ये कि चीन परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को छोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन युद्ध की स्थिति में किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला कर सकता है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से बड़े तनाव के बाद इस प्लान पर तेजी से अमल भी शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की खुफिया टीम की नजर चीन और शी जिनपिंग के वॉर प्लान पर गड़ी हुई है। शी जिनपिंग के वॉर प्लान को दुनिया के 5 देश डिकोड करने में लगे हैं। ये 5 देश हैं ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी
महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ शी चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल पूरा करने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100वें साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। क्योडो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2027 में अपनी सेना के 100वें स्थापना वर्ष तक चीन 550 परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। वहीं बाकी के बचे 350 परमाणु हथियार 2035 तक बना लिए जाएंगे। जापान के इतर अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु बम बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में इस प्लान के ब्लूप्रिंट को भी बताया गया है। इसे हम आगे बताएंगे। पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक ने चीन को लेकर क्या कुछ कहा है, उसे जान लीजिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक डेविड कोहेन का दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम बन जाए। दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि PAL 2027 में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ताइवान को हर हाल में अपने नक्शे में मिलाना चाहता है और इसीलिए शी जिनपिंग ताइवान पर 2027 से पहले ही हमला करने से नहीं हिचकेंगे। दरअसल शी की मंशा ये है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक को रणभूमि में पटखनी देने की ताकत हासिल कर ले। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी CEO शेन मिंगशी ने दावा किया है कि शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक के अपने प्लान को कभी भी बदल सकते हैं। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी CEO शेन मिंगशी ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि उस हालात में मुकाबला करने के लिए चीन रूस के साथ ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसकी भनक लगने के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? रूस और चीन साथ आए, नेटो प्रमुख क्यों घबराए? क्या रूस और चीन मिलकर परमाणु युद्ध लड़ेंगे? क्या चीन और रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने दिया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने दुनिया को चेताया है कि रूस और चीन के न्यूक्लियर पैक्ट से एशिया के साथ साथ यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने जापान की राजधानी टोक्यो के कियो विश्वविद्यालय में ये बोलकर दुनिया को डरा दिया है। स्टोल्टनबर्ग का कहना है, रूस और चीन करीब आ रहे हैं और चीन उन्नत सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। चीन की ये पहल खतरा पैदा करने वाली है। ये नेटो सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है।
नेटो महासचिव ने दावा किया है कि चीन की न्यूक्लियर फैक्ट्री में परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर में मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। वहीं 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस वक्त अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका से न सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है। नेटो महासचिव का कहना है कि शी जिनपिंग बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन युद्ध पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध में रूस जीत गया तो ताइवान पर हमले की हरी झंडी दिखाने में शी जिनपिंग देर नहीं करेंगे। 24 फरवरी से पहले अमेरिका और यूरोप दहशत में है। टेंशन का आलम यह है कि 50 देशों के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पुतिन से आखिरी मुकाबले का प्लान बनाने में अब जुट गए हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सबसे मजबूत किले को 3 तरफ से घेर लिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की अगले 240 घंटे में सरेंडर कर देंगे। क्या यूक्रेन के एक और मजबूत किले पर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया है? क्या रूस की आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के बख्मुत को फतेह कर लिया है? फरवरी 2023 से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक और अहम इलाके को खोने की कगार पर है, तो व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव बख्मुत की बाधा को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2022 से बख्मुत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहाँ रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बख्मुत की जंग जीत चुका है। बख्मुत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका भी अब यूक्रेन के हाथ से गया। बख्मुत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार है। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बख्मुत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब भी बख्मुत पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर वो जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। Нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів
на землі і хто утримує інші наші принципові इससे पहले ताबड़तोड़ बमबारी के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर क्रास्ना होरा इलाके पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। В Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов. रूस के सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है। लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमूत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से 2 और इलाके भी छिटक सकते हैं। क्योंकि बखमूत के बाद क्रेमातोरस्क और स्लोवियांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर रूस की सेना के टारगेट पर होंगे। बखमूत की जीत रूस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है, आपको ये बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि ब्रसल्स में नेटो के 30 देशों समेत यूक्रेन के 50 मददगार देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा क्यों लगा है। फिलहाल फ्रंट लाइन पर रूस की ताकतवर फौज से लड़ती जूझती यूक्रेन की सेना का संघर्ष देखिए। Принял плюс, принял. Дякую за работу, отличная работа, парни. यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत है। एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी कम पड़ रहे हैं। यूक्रेन आए दिन दुश्मन के लाखों सैनिकों, सैकड़ों टैंकों और जंगी जहाजों को मार गिराने के दावे करता है। लेकिन अब रूस ने जो दावा किया है उसने अमेरिका और यूरोप को बेचैन कर दिया है। क्रेमलिन के दावे के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के 324 प्लेन, 207 हेलीकॉप्टर, 7,840 टैंक और 404 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में नए टैंकों की खेप भेजने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका दहशत से भर गए हैं कि कहीं उनके चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और एब्रम्स टैंकों की साख भी मिट्टी में न मिल जाए। क्योंकि रूस इन टैंकों को बर्बाद करने या फिर इस पर कब्जा करने की मंशा का सरेआम इजहार कर चुका है। यही वजह है कि अपने हथियारों को बचाने और रूस को हराने के मकसद से ब्रसल्स में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। खुद नेटो ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की जंग में एक दिन में जितना गोला बारूद की दरकार है उतने तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर भी एक दिन में बनाने में नाकाम है। War in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting Allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. युद्ध के करीब 1 साल बाद यूक्रेन के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में घूम-घूम कर मदद की गुहार लगा रहे हैं।
पहले उन्होंने टैंक मांगे और अब लड़ाकू विमान की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कभी भी हमले का रुख एक बार फिर कीव की ओर मोड़ सकते हैं, जिसकी आहट यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर जारी आसमानी हमलों में साफ सुनी जा सकती है। खार्किव में रूस के लड़ाकू विमान लगातार S-300 मिसाइलें दाग रहे हैं। रूस की एयरफोर्स के टारगेट पर खार्किव में मौजूद यूक्रेन की मिलिट्री फैक्ट्री है, यानी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के गिने चुने हथियारों को भी युद्ध में इस्तेमाल से पहले ही खाक करना चाहते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डर है कि ऐसे हमले आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। ऐसे में उन्होंने नेटो देशों से एक बार फिर फाइटर जेट न देने की जिद छोड़ने की गुजारिश की है, लेकिन यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिलने के आसार बेहद कम है, क्योंकि 31 एब्राम्स टैंक देने का ऐलान करने वाले जो बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को F-16 नहीं दे सकते। ऐसे में नेटो की मीटिंग के एजेंडे में यूक्रेन को लड़ाकू विमान वाली मदद भी शामिल है। Almost 1 year since the invasion, President Putin is not preparing for peace. He is launching new offensives. So we must continue to provide Ukraine with what it needs to win and to achieve a just and sustainable peace. It is clear that we are in a race of logistics. Key capabilities like ammunition, fuel and spare parts must reach Ukraine before Russia can seize the initiative on the battlefield. जाहिर है यूक्रेन की ताकत नेटो की मदद पर टिकी है, जबकि रूस है कि धीरे धीरे ही सही युद्ध को अंजाम की तरफ ले जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में क्राइमिया को रूस में मिलाया, फिर 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद डॉनबास के डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ हिस्सों को भी हथिया लिया। व्लादिमीर पुतिन का मकसद पूरे डॉनबास को रूस में मिलाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डिक्शनरी में दुश्मन के लिए माफी शब्द नहीं है। यूक्रेन की महाजंग इस बात का जीता जागता सबूत भी है, लेकिन अब बगावत पुतिन के खेमे में ही हो रही है। दावा दरअसल यह किया जा रहा है कि पुतिन के 3 कमांडर्स ने मिलकर पुतिन के ही तख्ता पलट की साजिश रची है और पुतिन अब इन बागियों को सजा देने की पूरी तैयारी में जुट भी गए हैं। पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और अगर पुतिन का कोई दोस्त पुतिन से गद्दारी करता है तो उसकी सजा का फैसला भी पुतिन ही करते हैं। पुतिन अब अपने एक ऐसे ही कमांडर को पूरी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। ये पुतिन का वो खूंखार कमांडर है जो अब तक रूस को जिताने के लिए यूक्रेन में क्रूरतापूर्ण हत्याएं कर रहा है, लेकिन अब ये क्रूर कमांडर ही पुतिन के निशाने पर आ गया है। पुतिन का वो सेनापति वैगनर चीफ है जिसका अंत अब तय माना जा रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल पुतिन के कैंप में भी खलबली मची हुई है। वो क्रेमलिन जिसे रूस का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वही क्रेमलिन जो पुतिन का किला है, उसके अंदर भी पुतिन के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ये दावा दुनिया के कई पश्चिमी अखबार कर रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं जिसमें सबूत हैं और सबूतों के साथ नई थ्योरी पेश की जा रही है। जिस मानवाधिकार कार्यकर्ता के बयान के आधार पर क्रेमलिन में बगावत के दावे दुनिया भर में किए जा रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव बयान भी हमारे पास मौजूद है। व्लादिमीर ओस्चकिन
रूस के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की पूरी साजिश का खुलासा किया है। व्लादिमीर ओश्चकिन के रिश्ते क्रेमलिन के अंदर भी खास लोगों से बताए जाते हैं। इसके अलावा व्लादिमीर ओश्चकिन को रूस की खुफिया एजेंसियों से भी जानकारियां मिलती रही हैं। व्लादिमीर ओश्चकिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के अंदर रूस की फौजों के कमांडर रहे सर्गेई सुरोविकिन, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और चेचन प्रांत के लीडर रमजान कादिरोव ने व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की। जनरल सर्गेई सुरोविकिन जनवरी तक यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस की फौजों के कमांडर थे। वैगनर चीफ की गद्दारी को लेकर पुतिन को खुफिया जानकारियां लगातार मिल रही थी और इसलिए पुतिन की सरकार ने स्टेट मीडिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए थे। रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओश्चकिन ने इस दस्तावेज को ट्वीट भी किया है जिसमें ये बात साफ लिखी है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के किसी भी बयान को मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाए। इसके अलावा सर्गेई सुरोविकिन के युद्ध लड़ने की खबरों को भी तटस्थ तरीके से पेश करना है, यानी उनकी तारीफ या प्रशंसा नहीं करनी है। अगर पुतिन की सरकार के निर्देश यही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रेमलिन के अंदर बैठकर पुतिन सर्गेई सुरोविकिन, प्रिगोजिन और रमजान कादिरोव के पर कतरने का काम कर रहे थे। यही नहीं, व्लादिमीर ओश्चकिन की माने तो ये तीनों मिलजुल कर पूरे प्लान के तहत काम कर रहे थे। Информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек, он... रूस की स्टेट मीडिया पिछले कई महीनों से युद्ध के अंदर रमजान कादिरोव के लड़ाकों के बयान काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, लेकिन अब रमजान कादिरोव को लेकर भी रूस की मीडिया ने कवरेज काफी कम कर दी है। सवाल ये है कि क्या कादिरोव को लेकर भी इसी तरह के निर्देश स्टेट मीडिया को दिए गए हैं? क्या पुतिन के इन तीनों जनरलों से पुतिन की नाराजगी की बातें सही हैं? दरअसल व्लादिमीर ओश्चकिन का दावा तो यही है कि सितंबर के बाद से ही इन तीनों ने मिलकर पुतिन के तख्ता पलट का प्लॉट लिखना शुरू कर दिया था। सोलेदार की जंग में रूस की जीत में वैगनर ग्रुप का अहम योगदान होने के बाद भी रूस की मीडिया में वैगनर का नाम नहीं लिया गया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी ये जानकारी दी थी कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन यूक्रेन के अंदर अपने निजी एजेंडे को लेकर अपना प्रभाव कायम करने का काम कर रहा है, जिसको लेकर पुतिन की निगाह बनी हुई है। As his military continues to struggle in Ukraine, President Putin is increasingly turning to Wagner, which is owned by Yevgeny Prigozhin, for military support. We are seeing indications, including in intelligence, that tensions between Wagner and the Russian Ministry of Defense are increasing. Wagner is becoming a rival power center to the Russian military and other Russian ministries. Publicly, Prigozhin and his fighters have criticized Russian generals and defense officials for their performance on the battlefield.